उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी दूसरी क्लास शुरू करते हैं। वर्ण विचार की है ये क्लास, जिसमें हम स्वर के भेद पढ़ेंगे आज और समझेंगे कि स्वर भेद के आधार कितने हैं और स्वर कितने आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये व्याकरण है, इस व्याकरण का मतलब क्या है। ये जो व्याकरण बना है शब्द, ये बना है वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन। इसमें बच्चे जो वी और आ है ये आपका उपसर्ग है और क्री इसमें धातु का है, धातु का रूप है और अन यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, अगर मैं व्याकरण की परिभाषा कहूँ तो इसका जो एक परिभाषा बनती है इसकी, वो है व्याख्या करने का साधन। व्याकरण मतलब व्याख्या, यानी कि आप अपनी बात को कैसे रखेंगे किसी के सामने। ये आपको क्या सिखाता है, शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण सिखाता है, नियमबद्ध तरीके से आपको ये भाषा सिखाता है। ठीक है, तो व्याकरण का अर्थ समझ में आ गया कि वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन, इन सब से मिलके बना है क्या, व्याकरण शब्द। इसकी परिभाषा ध्यान रखें, आपको बुक्स में क्या मिल जाएगी, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन और नियमबद्ध लेखन को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसके अंग कितने होते हैं। तो अंग मेनली तो 3 होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 3 अंग होते हैं, लेकिन आपको किताबों में 4 भी मिल जाते हैं। वास्तव में तो 3 ही आपने ध्यान रखने हैं कि 3 होते हैं, पर कहीं कहीं आपको 4 भी मिल जाते हैं ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है वर्ण। क्या होता है, सबसे पहले वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अभी हम अंग के बारे में बात करते हैं, तो अंग में ये सबसे छोटा अंग होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ण से मिलकर बनता है शब्द। शब्द और पद ये दोनों एक ही होते हैं, इनमें अंतर बताऊंगी आपको कि शब्द और पद क्या होता है। फिर आता है वाक्य। सबसे बड़ा अंग जो होता है व्याकरण का, वो होता है वाक्य। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। देखिए बच्चों, सबसे छोटा अंग वर्ण होता है, सबसे बड़ा क्या होता है आपका, वाक्य। क्लियर। अब देखो, जो शब्द और पद है, जो आपका शब्द है और जो आपका पद है, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। शब्द हमेशा अकेला यूज़ होता है। जैसे अगर आप कहें फल, फल, तो फल क्या है, यहाँ पर शब्द है। लेकिन अगर आप कहें कि राम ने फल खरीदे, राम ने फल खरीदे, तो राम ने फल खरीदे, देखिए राम ने फल खरीदे। बच्चों, यहाँ पर जो फल है वो आपका पद है। इसका मतलब शब्द को आप अलग अलग प्रयोग करते हैं और जो आपका पद होता है वो वाक्य के अंदर जो होता है उनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे मैं यहीं पर भी बताऊँ, जैसे व्याख्या करने का साधन, इसमें आपको कितने पद नज़र आ रहे हैं, 4 पद नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा दिया होता है कि निम्न वाक्य में से पद परिचय दीजिए। मान लो राम का पद परिचय पूछ लिया, तो पद परिचय, पद मतलब शब्द, तो राम का आपने क्या देना है, यहाँ पर पद परिचय देना है। समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बात करते हैं इकाई की। यूनिट क्या है, भाषा की यूनिट क्या है, यानी इकाई क्या है बच्चों। तो अगर देखा जाए, आपने इकाई का क्वेश्चन भी बड़े ध्यान से ध्यान रखना है इसको। देखिए इकाई में क्या है, यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक। मौखिक बना है मुख जमा इक प्रत्यय से। मुख जमा इक प्रत्यय से क्या बना है बच्चों, आपका मौखिक। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो आपका मौखिक इकाई है ध्वनि, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, है ना। जो आप बोलते हैं, जो बोला अ, जैसे मैंने बोला अ को मैंने लिख दिया तो वर्ण बन गया, अ मैंने लिख दिया तो वर्ण बन गया। अगर मैंने इसको बोला है तो ये ध्वनि है।
इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन बना कर दिया जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो वो है आपकी ध्वनि। कौन सी है? ध्वनि। अगर कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वो है आपकी वर्ण। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि अर्थ के आधार पर, जो आपको कोई ना कोई अर्थ देता है उसके आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो अर्थ कौन देता है आपको? शब्द। अर्थ तो समझ में आ जाता है हमें। जैसे मान लो मुझे भूख लगी है, तो अगर मैं केवल इतना बोलूँ भूख, भूख से आप अर्थ निकाल सकते हैं। अर्थ बन जाता है कि हाँ भाई भूख या तो लगी है या फिर नहीं लगी है। मतलब ये सार्थक अर्थ नहीं बना पाता है, लेकिन ये अर्थ देता है। जिसका मतलब अर्थ के आधार पर आपकी सबसे छोटी इकाई कौन सी जाएगी बच्चों, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? वो है आपकी शब्द। ठीक है। अगला देखो, भाषा की सार्थक इकाई। सार्थक इकाई मतलब इसको आप भाव भी कह सकते हैं। भावार्थ के आधार पर, भाव यानी जो भाव देगा, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो होती है आपकी वाक्य। क्योंकि जो वाक्य होता है बच्चों, ये हमें भाव भी देता है। भाव का मतलब अगर मैंने कहा पूरा वाक्य मुझे भूख लगी है, यहाँ से आप पूरा मेरा भाव समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे भूख लगी है। अब मान लो सिंपल बोला फल, फल बोला तो यानी वो अर्थ दे रहा है कि फल से आप पूरा भाव नहीं निकाल पाते। जैसे अगर बोले कि फल फल खाना है या लाना है या क्या करना है फल का, तो कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, फल का इतना ज़रूर समझ आता है कि भाई हाँ फल की इच्छा हो रही है, पर भाव इसका समझ में नहीं आता है। इसलिए याद रखिएगा, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है बच्चों, तो वाक्य होती है। थोड़ा सा आपने नोट रखना है यहाँ पर ध्यान कि वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, अक्षर को ही हम ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को साहित्यिक भाषा में स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिम, स्वन। कई बार क्वेश्चन बनता है कि स्वन के मेल से क्या बनता है, तो स्वन के मेल से आपका क्या बन जाता है? शब्द बनता है। ठीक है। थोड़ी सी बात मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर कि देखो, सबसे पहले क्या बना? वर्ण। वर्णों के मेल से क्या बनेगा? शब्द। अब शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य। इतना आपने यहाँ पर ध्यान रखना। इसलिए हिंदी में केवल 3 ही टॉपिक होते हैं बच्चे। वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण जो आप पढ़ते हैं ना, उसमें 3 ही टॉपिक होते हैं। वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है और वाक्य विचार होता है। शब्द सबसे बड़ा टॉपिक होता है व्याकरण के अंदर, क्योंकि शब्द बहुत सारे होते हैं। इसलिए हम इनको अलग अलग करके बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी, और समझ भी आ जाए आपको। शायद नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके छोड़ सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। कल मैंने आपको समझाया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्ण के प्रकार मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। मैंने आपको कल भी बताया था। 33 की बात की थी हमने, जिसमें हमने स्पर्श व्यंजन देखे थे, अंतस्थ व्यंजन देखा था, और इसमें भी थोड़ी सी मैं आपको रिकॉल करवा दूँगी इन चीज़ों को। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वर कितने थे, तो कितने थे आपके? 11 थे। अयोगवाह कौन कौन से थे आपके? तो यहाँ पर कौन कौन से थे अयोगवाह? तो 2 थे, अंग और आहा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि कल मैंने आपको बताया था कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो ह्रस्व स्वर और क्या होता है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, मूल स्वर भी इसको कहा जाता है। और दीर्घ मैंने आपको बताया था, है ना, गुरु भी कहा जाता है इसको। और याद रखिएगा, जो दीर्घ होते हैं ना, ये संधि स्वर भी होते हैं, क्योंकि इनसे हम क्या करेंगे आगे? संधि भी करेंगे। ये सारे के सारे क्या है आपके? ये संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, आज हम जो मेनली हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है आपका आधार। कितने आधार पर स्वर के भेद हम कर सकते हैं? ठीक है, स्वर भेद हम कितने आधार पर कर सकते हैं? तो आधार मैं आपको बता देती हूँ पहले कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको यहीं आपको इंडिकेट कर देती हूँ। सबसे पहला होता है कि मात्रा। मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय होता है। फिर आपका दूसरा होता है कि ओष्ठ के आधार पर होता है। तीसरा क्या होता है? जीभ की जीभ आपकी कहाँ कहाँ से हिलेगी, उसके आधार पर होता है। चौथा जो होता है आपका कि तालु आपका कितना खुला रहता है, कितना बंद रहता है। पांचवा हम पढ़ेंगे कि हवा के आधार पर, और छठा हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर। तो ये आपके 5-6 आधार यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि स्वर भेद कितने आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला देखिए यहाँ पर मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद होते हैं आपके? तो 3। दिमाग में फिक्स कर लेना है कि 3 होते हैं। ठीक है। अब देखिए 3 कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो 3 देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए वही है
ह्रस्व स्वर। इसी को हम लघु भी कहते हैं, इसी को हम छोटा भी कहते हैं, इसी को हम एक मात्रिक भी कहते हैं, इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। और एक मात्रिक का मतलब क्या है, आपने किताबों में पढ़ा भी होगा कि एक मात्रा मतलब क्या। एक मात्रा मतलब जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये इसकी क्या है, परिभाषा लिखी होती है किताबों में। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि इसको एक मात्रिक भी कहते हैं। यहीं से आपको एक शब्द से पूरी बात समझ में आ जाती है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आप इसको रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। तो ये कितने होते हैं बच्चों, ये 4 होते हैं। वही है जो मूल है, अ ई उ अ ऋ, है ना। ये मूल का मतलब होता है जड़, जो पहले से थे, बाकी इन सब से ही बने बाद में, ठीक है। एक जो संस्कृत वाला होता है ना, कई बार ये भी होता है ना, संस्कृत वाला जो होता है आपका, ये वाला ऐसे ऐसे वाला होता था पहले संस्कृत में, री, एक री भी होता था, री, है ना। पर इसको हटा दिया गया हिंदी से। तो मूल स्वर कितने आपके, 4। सॉरी, अगला देखिए, दीर्घ। दूसरा भेद कौन सा है, दीर्घ स्वर। इसी को हम गुरु भी कहते हैं। गुरु का साइन मैंने कल आपको बताया था ऐसा होता है, लघु का साइन ऐसा होता है, ठीक है। ये आप छंद में पढ़ते हैं इनको। इसको मैंने क्या बोला था, ये अवग्रह होता है और इसका नाम क्या होता है, खड़ी पाई होता है, ठीक है। इसी को हम बड़ा भी कहते हैं, इसी को हम द्विमात्रिक भी कहते हैं और इसी को हम संधि स्वर भी कहते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं, 7, है ना। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ए नहीं बोलना है। कई बच्चे, जब मैं पढ़ाती थी कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ पर बच्चे ए बोलते थे इसको। तो ए नहीं होता बच्चों, ये ए आई होता है। ओ नहीं होता, ओ औ होता है, ठीक है। चलिए अगली बात करती हूँ मैं। यहाँ पर तीसरा जो भेद है वो है आपका प्लूत स्वर। प्लूत स्वर, प्लूत मतलब लंबा समय। किताबों में आपको मिल जाएगा कि भाई आपका जो क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, जिसको बोलने में दुगना समय लगे। और आपका प्लूत क्या होता है, जिसका उच्चारण करने में हमें कितना 3 गुना समय लगे। तो ऐसा कुछ आपने याद नहीं रखना है। इतना सिंपल याद रखना है कि ऐसे स्वर जिनका हम लंबे समय तक क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। किसी का आवाज़ भी लगाते हैं ना, तो एक लंबा स्वर बन जाता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ओम, ओम। अब देखो यहाँ पे गुरु आ गया ना बीच में, देखो ध्यान देना आने में आप, ओम। जैसे ओम लिखा होगा बच्चा, जितनी बार ये लिखा होगा ना यहाँ पर, ये इसका मतलब होगा कि ये 2 गुना होता है, ये 2। इसका मतलब क्या है, 2। इसका मतलब क्या है, 2 मात्रा। इसका मतलब ओ जो है आपका, वो कितनी मात्रा बार पढ़ना आपने इसको पढ़ना आपने 4 गुना पढ़ना है, ओम, है ना। ओम 4 गुना ले जाना है इसको। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर, इनकी संख्या कितनी होती है। तो वैसे संख्या आपने ध्यान ही रखना है, ये लिटरेचर वाले बच्चों के लिए है थोड़ा सा संख्या का कॉन्सेप्ट, कि संख्या कितनी होती है। तो अगर देखा जाए तो 8 होती है। वैसे मूल व्याकरण में कितनी दी हुई है इनकी संख्या, तो मूल व्याकरण में आपको मिल जाएगी कितनी, एक और जुड़ जाता है री वाला इसमें ना। ऊपर वो जो 8 है इसमें री नहीं है, और नीचे जो आपका आ जाता है इसमें एक और भी जुड़ जाता है, री, ठीक है। इसलिए ये आपने ध्यान ही रखना है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जिन स्वरों का हम लंबे समय तक उच्चारण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। चलिए दूसरा आधार देखते हैं अब, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर देखो बच्चों, 2 ही होते हैं। ओष्ठ के आधार पर कितने भेद होते हैं स्वर के, तो 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ओठ देखिए, आपके पास ओठ है, आप अभी जब क्लास देख रहे हैं उसी टाइम आप देखिए अपने ओठ की शेप बनाकर देखिए, कहाँ पर गोल बनेगा, कहाँ पर गोल नहीं बनेगा, है ना। तो जहाँ पर गोल बनेगा यानी वृत्ताकार है। कई बार गोलाकार भी लिखा होता है, सिंपल है, गोलाकार और वृत्ताकार एक ही बात तो है ना। और कहीं पर क्या लिखा होता है, अवृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार में कितने होते हैं आपके, 4, ऊ ओ औ, है ना। आप इनको जब बोलेंगे तो आपका जो ओठ का जो आकार है वो कैसा बन जाएगा, वृत्त के समान बन जाएगा। और दूसरा होता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार 7 होते हैं, जिसमें आ, ई, री, ए, आई, इसमें गोल नहीं बनेगा कभी भी, है ना। तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या है, ये अवृत्ताकार है, ठीक है। चलिए तो 2 आधार समझ आ गए बच्चों। पहला था हमारा मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा आधार क्या आपका, ओष्ठ के आधार पर, कि ओठ की जो स्थिति है वो कैसे कैसे बनती है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, क्या, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, कि जो आपकी जीव है वो कितनी क्रियाशील रहती है, ठीक है। मतलब कहाँ से आपकी जीव क्रियाशील रहती है। तो इसके भेद होते हैं आपके कितने, 3 भेद होते हैं इसके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। मध्य स्वर बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, ठीक है।
तो ये कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च। देखिए अगर आपको ध्यान ना रहे तो आपने क्या याद रखना है, मध्य स्वर अ, मध्य मतलब जीभ की जो बीच वाला हिस्सा होता है। मान लो आपकी जीभ है, समझना है आप लोगों ने, मान लो ये हमारी जीभ होती है। अग्र मतलब ये आगे वाला पोर्शन ले लेते हैं हम लोग, यानी सबसे पीछे वाला है ना, जहाँ से जुड़ी होती है। और ये बीच वाला, बीच से हम किसका उच्चारण करेंगे? अ का उच्चारण करेंगे। और जो लास्ट वाला हिस्सा है आपका पीछे वाला, पीछे जो गले में होता है, यहाँ पर गले से हम बोलेंगे आ ओ आओ। अगर आप कभी टच करेंगे ना उल्टे हाथ से, तो आप गले में टच करना आ ओ आओ, तो आपको वहाँ पर ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब वो पश्च स्वर है। जब आप ई ए आई री बोलेंगे तो आपको अग्र से आपको, यानी आगे से आपको यहाँ पर क्या, आगे से ध्वनि सुनाई देगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं रहता है यहाँ पर, तो आपने ध्यान रखना है कि क्या, जो 3 वाले हैं, 3 वाले कैसे, जिसमें ये 3 सा बना होता है, ये आ ओ, ये सब कैसे होते हैं? पश्च। और मध्य तो आप याद रख ही सकते हैं, मध्य स्वर कौन सा आपका? अ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, तालु की स्थिति, इसका मुख द्वार भी कहते हैं, इसी को मुख वीवर भी कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर कितने होते हैं? तो 4। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपने याद भी रखना अच्छे से। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी आपको याद करवाने की। 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 4। सबसे पहला होता है समृत। समृत ये क्रम नहीं है ऐसा, जैसा आपको याद रहे वैसा। समृत का मतलब बंद, क्लोज, मैंने लिखा है यहाँ पर क्लोज। जिसमें आपका जो तालु है ना, यहाँ पे जीभ का बताया जाता है कि जीभ कहाँ किस को टच करता है। तालु का कौन सा पोर्शन आगे वाला कर रहा है, मध्य वाला कर रहा है या बीच वाला कर रहा है। जब जीभ टच करती है तो तालु कितना ओपन रहता है आपका? मुख वीवर मतलब अंदर का जो मुख है आपका, पूरा जो मुख द्वार है आपका, वो कितना खुला रहता है, कितना बंद रहता है। उसी आधार पर इसमें 4 भेद बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या है? समृत। समृत में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? ई ऊ और री। अर्ध समृत मतलब हाफ क्लोज, ए और ओ। विवृत मतलब खुला, खुला मतलब ओपन, आ बोल के देखो पूरा मुख विवर खुल जाता है। अर्ध विवृत मतलब जिसमें आधा खुला रहता है, अ आई औ, है ना। हम इसको याद करने का थोड़ा सा आपको तरीका बता देती हूँ। समृत को छोड़ दो आप, यहाँ पर इनको छोड़ दो अभी। सबसे पहले आप देखो किसको? विवृत को। विवृत तो सभी को याद रहता है। विवृत कौन सा? आ, है ना। फिर आप क्या आओ, थोड़ा नीचे आओ, अर्ध विवृत में अ, फिर ऊपर जाना आई ए, फिर नीचे आना आई, फिर ऊपर जाना ओ, फिर नीचे आना औ। बाकी जो बच्चा वो सारा आपने कहाँ डाल देना बच्चे, वो डाल देना आपने सारा का सारा समृत स्वर में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आधार है हवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ये टॉपिक मैंने कल भी समझाया था आपको। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर मैंने बताया था आपको थोड़ा सा। कुछ बच्चों को डाउट था, कमेंट भी आया था मुझे कि मैम थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो रहा है, पिक्चर थोड़ी विजिबल नहीं थी कल, तो आई होप आज ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। देखिए अनुनासिक, अनुनासिक कोई हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं ना। अनुनासिक हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु। अनुनासिक तो समझ आ गया होगा। अनुनासिक मतलब वायु कहाँ से? नाक जमा मुख से। हवा निकल रही ना बाहर, हवा निकलती है जब हम बोलते हैं, तो जब हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकले तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहा जाता है उसको, ठीक है। चलिए अगला देखो, निर्नुनासिक। निर का मतलब होता है नहीं, निर ये उपसर्ग लगा हुआ है, निर उपसर्ग लगाया, और अनुनासिक क्या है यहाँ पर आपका? अनुनासिक तो पता ही है। निर मतलब नहीं है, क्या नहीं है, केवल इसमें मुख का यूज़ होता है बच्चे। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? केवल मुख से होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका अनुनासिक या चंद्र बिंदु वाले होते हैं वो ऊपर क्या लगा होता है? ये चंद्र बिंदु लगा होता है। ऐसे याद रखना, जब भी कभी मात्रा आए, मान लो छोटी की मात्रा आ गई तो ये हमेशा बिंदी के रूप में जुड़ता है। बड़ी की मात्रा आएगी तब भी बिंदी के रूप में जुड़ता है। आपने कभी ऐसा देखा है? मान लो मैंने क्या लिखा है? के लिखा है, तो के के ऊपर मुझे चंद्र बिंदु लगाना, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, है ना। आपको क्या मिलता है यहाँ पर? ये केवल सिंपल ऐसे बिंदी के रूप में यूज होता है। ये चंद्र बिंदु ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखिएगा इसका। निर्नुनासिक, जिसमें आपको बिंदियाँ नहीं मिलेगी ऊपर, आपने इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। निर्नुनासिक। चलिए अगला देखो, और हाँ याद रखिएगा, जो अनुस्वार होता है ना बच्चों, अनुस्वार में क्या होता है? अनुस्वार क्या था? जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं ना,
जैसे पंचमाक्षर सारे, तो वो भी कैसे होते हैं, नासिके व्यंजन थे वो भी कल, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर कितने होते हैं बच्चों, तो जाति के आधार पर होते हैं 2। कौन कौन से जाति के आधार पर होते हैं आपके पास, कितने, 2। ठीक है, सजातीय और विजातीय। सजातीय समान जाति वाले, जैसे आ ये समान जाति है इनकी, ई ऊ ए आई ओ औ, ये समान जाति है। ठीक है, विजातीय मतलब कभी आ जाता है क्वेश्चन कि विजातीय कौन सा है, निम्न में से विजातीय स्वर कौन सा है, तो विजातीय समझ आना जहाँ पर 2 जोड़े में होंगे, लेकिन कैसे दिए होंगे, अ दिया है और क्या दिया है, ए, तो ये विजातीय है। समान होगा तो आपको समझ आ जाएगा समान है। ठीक है, ये थे आपके सारे के सारे स्वर के भेद। स्वर भेद कितने आधार पर पढ़े आपने बच्चों, सबसे पहला पढ़ा आपने क्या, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। दूसरा पढ़ा आपने क्या, दूसरा होस्ट के आधार पर। तीसरा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा क्या था आपका, तालु की स्थिति के आधार पर। ठीक है, पांचवा पढ़ा आपने हवा के आधार पर, और छठा पढ़ा आपने जाति के आधार पर। ठीक है, ये आपने 2-4 आधार याद रखने हैं और इनको मस्ट आपने याद करना जरूरी, याद करना जरूरी है ये। ठीक है, कुछ नोट लिखा है मैंने यहाँ पर कि जब भी आपको कभी क्या री, अंग और आहा ये दिखे ना, तो आपने ध्यान रखना है ये हमेशा तत्सम शब्द होगा। जिसमें भी इस शब्द ये यूज़ होंगे ना ये वर्ण, वहाँ पर हमेशा तत्सम शब्द ही होता है। और जहाँ पर आपको चंद्र बिंदु दिख जाए वो तद्भव शब्द होता है। हमेशा उदासीन स्वर होता है, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, और जो ये होता है ना ओ, डॉक्टर वाला ओ, याद रखिएगा, डॉक्टर वाला ओ, ये बच्चा क्या होता है, ये अर्ध चंद्र बिंदु, यहाँ सॉरी ये चंद्र बिंदु होता है। डॉक्टर वाला कैसे लगाते हैं हम, ये सिंपल चंद्र बिंदु ऐसा होता है। तो इसी का ये बिंदी हटा दी तो चंद्र हट गया, तो मतलब आधा है, ये आधा चंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ बिंदु तो है नहीं, आधा अर्ध चंद्र बिंदु इसको हमने बोल दिया। इसको आगत स्वर भी कहा जाता है और इसको मेहमान स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।